बच्चों, हम आज आपके सामने एक जो टॉपिक लेके आए हैं वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। कास्ट स्थलाकृतियाँ यानी कास्ट लैंडस्केप, अपरदात्मक कास्ट स्थल रूप, इरोजनल कास्ट लैंडफॉर्म्स। पहला है जो स्थल रूप है इसका, वो है टेरा रोसा। टेरा रोसा जो चूने की सतह पर जल के रिसकर भूमिगत होने से घुलन क्रिया द्वारा लाल तथा मृतिका युक्त मिट्टियों के अवशेष छूट जाते हैं। ये सतह पर तथा खुले हुए जोड़ों में पाए जाते हैं। टेरा रोसा से अर्थ है कि चूने की सतह पर, जो चूना होता है उसकी सतह पर जल के रिसकर भूमिगत होने से, जो चूने की सतह है उस पर क्या रिस रहा है, जल रिसकर आ रहा है। ठीक है, उसके भूमिगत होने से घुलन क्रिया द्वारा, जब चूने पे जल डालते हैं तो हमें पता है कि वो उसमें घुलन की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। तो लाल तथा मृतिका युक्त मिट्टियों के अवशेष छूट जाते हैं। तो कौन सी चीज छूट जाती है? मृतिका युक्त मिट्टियों के अवशेष छूट जाते हैं। ये सतह पर तथा खुले हुए जोड़ों में पाए जाते हैं। इनको टेरा रोसा कहते हैं। दूसरा है लेपीज। विषम संरचना वाली शैलों के प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा वैशेषिक अपरदन की क्रिया होती है, जिससे असमतल तथा अत्यधिक उबड़ खाबड़ धरातल उत्पन्न होता है। जैसे इसको मैंने चित्र द्वारा समझाने की कोशिश की है। लेपिस की अनुप्रस्थ काट के माध्यम से आप देखो इसको चित्र में कि विषम संरचना वाली शेल, शेल यानी कि चट्टान, विषम संरचना यानी कि जिसकी संरचना निश्चित नहीं हो, उबड़ खाबड़ हो, ऊंची नीची हो, किसी भी प्रकार की संरचना हो। तो विषम संरचना वाली शेलों के प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल यानी कि जो भूमि से हमें जल प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा वैशेषिक अपरदन की क्रिया होती है। जब उसके द्वारा जब अपरदन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, असमतल तथा अत्यधिक उबड़ खाबड़ धरातल उत्पन्न हो जाता है। उसमें जो ढीला पार्ट होता है मिट्टियों का वो तो हट जाता है, और जो ठोस धरातल रहता है वो उस पर दिखाई देता है, जिससे क्या होता है, विषम संरचना हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। तो असमतल और अत्यधिक उबड़ खाबड़ धरातल, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि असमतल और उबड़ खाबड़ धरातल उत्पन्न होता है, इसी को ही हम लेपिस कहते हैं। और इसका एक और चित्र दिया गया है, काश प्रदेश में लेपिस का निर्माण किस प्रकार होता है समतल धरातल पर, वो भी इसमें बताया गया है। इसके बाद देखते हैं हम घोल रंध्र, सॉल्यूशन होल्स। क्षैतिज परतों युक्त चूने के समतल धरातल पर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल की घुलन क्रिया से असंख्य घोल रंध्र बनते हैं। घोल रंध्र किसे कहेंगे हम? कि क्षैतिज परतें। कौन सी क्षैतिज परतें? युक्त चूने के समतल धरातल पर, है ना। चूने का धरातल है, उस पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल की घुलन क्रिया से असंख्य घोल रंध्र बन जाते हैं। किसकी क्रिया से? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल, मिश्रित जल की क्रिया से असंख्य घोल बन जाते हैं, जिससे जिसे क्या कहते हैं हम? घोल रंध्र कहते हैं। दूसरा है विलयन छिद्र। घुलन क्रिया द्वारा घोल रंध्रों का विस्तार होने से। ऊपर घोल रंध्र कैसे थे? हमने देखा क्षैतिज परतों युक्त चूने के समतल धरातल, यानी कि चूने के समतल धरातल पर जो क्षैतिज परतें होती है उन पे कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जो जल होता है उसकी घुलन क्रिया होती है, जल से घुलन क्रिया होती है, उससे घोल रंध्र से मतलब यहाँ छिद्रों से ही है कि असंख्य घोल रंध्र बन जाते हैं, कि छिद्र बन जाते हैं। और जब वही घुलन क्रिया द्वारा घोल रंध्रों का विस्तार हो जाता है, यानी कि वो छिद्र इतने बड़े हो जाते हैं आकृति में कि वो अधिक बड़े आकार के बन जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? विलयन छिद्र। और विलयन छिद्र का आकार बड़ा होने पर उन्हें डोलाइन, जब बहुत ही अधिक मात्रा में बड़े हो जाएंगे तो उनको डोलाइन कहते हैं। ठीक है, तो डोलाइन किसे कहते हैं? कि विलयन छिद्रों का आकार जब बहुत बड़ी मात्रा में होगा तब उन्हें डोलाइन कहेंगे। कास्ट झील। कास्ट झील डोलाइन के तल में मृतिका जम जाने पर वह अवरुद्ध हो जाता है। अब जब बहुत बड़ा छिद्र का आकार बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके तल में क्या हुआ? क्या जम गई? मृतिका जम गई, यानी कि मिट्टी जम गई, जिससे कि वह अवरुद्ध हो गया। तब उसमें जल संचित होने लगता है, फिर वहां पर जल इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है और एक झील बन जाती है। तो उसी झील को हम क्या कहते हैं? कास्ट झील।
इसके बाद है कास्ट खिड़की। कई विलियन रंध्रों के अकस्मात ढह जाने से, कई विलियन रंध्र हमने पढ़ा, अभी विलियन छिद्र पढ़े थे, उनके अकस्मात ढह जाने से या घुलन क्रिया द्वारा कई छिद्रों के परस्पर मिल जाने से एक बड़े झरोके या खिड़की जैसी आकृति बन जाती है। को किससे? विलयन रंध्रों के अकस्मात ढह गए या घुलन क्रिया द्वारा परस्पर मिल गए, तो उससे क्या बना? एक झरोका या खिड़की बन गई। उससे क्या कहेंगे हम? कास्ट खिड़की। उसके बाद है पोनॉर्स। जी, ये लंबवत चौड़े मार्ग हैं जिनसे होकर छिद्रों व संधियों का जल गुफाओं में प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश कर रहा है? ये बड़े बड़े मार्ग बन जाते हैं, उनको पोनॉर्स कहते हैं। और जिनसे होकर छिद्रों व संधियों का जल क्या होता है? गुफाओं में, जल गुफाओं में प्रवेश करता है। इसके बाद है दस्ती निवेशिका, सिंकिंग रिग्स। सिंकिंग क्रिक्स असंख्य छिद्रों के कारण कास्ट में मैदान का धरातल छलनी जैसा दिखता है। जब बहुत सारे छिद्र हो जाएंगे उसके आकृति में, तो बहुत सारे छिद्र बन जाएंगे, तो आकृति कैसी लगने लगती है? जैसे छलनी हो, हमारे आटा छालने की छलनी देखते हैं हम, उसमें असंख्य छिद्र होते हैं। तो वैसे ही छिद्र इसमें दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि छलनी हो। और कास्ट मैदान में बहती हुई नदी का जल छिद्रों व दरारों के सहारे भूमिगत होने लगता है। फिर वही जो जल है कास्ट मैदान में, यदि इस तरीके से बहती हुई नदी का जो जल है, उसमें छिद्रों या दरारों के सहारे कहाँ हो जाता है? भूमिगत होने लग जाता है, यानी कि नीचे की ओर जाने लग जाता है। ठीक है? तो उसे हम इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं दस्ती निवेशिका। इसके बाद है ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। विलियन छिद्र पर समाप्त होने वाली ये नदी आगे किस दिशा में बहती है? देखो, हम विलियन छिद्र पढ़ रहे थे, तो उसमें उस पर समाप्त होने वाली ये नदी आगे किस दिशा में बहती है, ये दिखाई नहीं देता। ठीक है? तो विलियन छिद्र से समाप्त होने वाली नदी आगे किस दिशा में बह जाती है, जब नजर नहीं आता, तो उसको अपन बोलते हैं कि ये तो अंधी घाटी है। ठीक है? कास्ट घाटी, कास्ट वैली। अधिक वर्षा होने पर धरातलीय जल अथवा नदियाँ चूने के धरातल पर प्रवाहित होती है। जब वर्षा बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, तो क्या होता है? धरातलीय जल, जो धरातल का जल है, अथवा नदियाँ चूने के धरातल पर प्रवाहित होती है। कहाँ पे प्रवाहित हो रही है? वो चूने के धरातल पर। और घुलन क्रिया द्वारा ये चौरस तल एवं तीव्र खड़े ढाल वालों या यू आकार की घाटी बन जाती है। किस तरह से बन जाती है? या तो चौरस तल या तीव्र खड़े ढालों वाली यू आकार की, जैसे मैंने आपको कक्षा में बताया था, यू शेप की घाटी बन जाती है। तो उससे क्या कहते हैं? घोल घाटी भी कहते हैं, या कास्ट घाटी या घोल घाटी कहते हैं। कंदरा या गुफा, इनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया एवं अपघर्षण द्वारा होती है। जब भूमिगत जल की जब घुलन क्रिया होती है, यानी कि घुलना प्रारंभ होता है और उसका अपघर्षण होता है। अपघर्षण पहले भी चैप्टर में हम समझा चुके हैं आपको कि अपघर्षण होता है, तो वास्तव में ये भूमि के नीचे एक खोखली आकृति है जो विभिन्न आकार एवं विस्तार में पाई जाती है। तो ये गुफा जैसी आकृति बन जाती है, तो उस घुलन क्रिया और अपघर्षण की क्रिया के द्वारा, जिसे कंदरा या गुफा कहते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक पुल। इस चित्र में भी दिखाया गया है कि कंदरा की छत दसकने पर केवल दोनों किनारों को जोड़ने वाली छत वाला भाग शेष रह जाता है, तो प्राकृतिक पुल कहलाता है। इसमें देखना कि जो है कंदरा यानी कि गुफा, जो अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा है कंदरा के बारे में, तो उसमें उसकी छत दसकने पर, यानी कि वो गुफा का कुछ भाग दसकने लगता है, गिरने लगता है, तो केवल दोनों किनारों को जोड़ने वाली छत ही शेष रह जाती है। ठीक है ना? सिर्फ छत वाला भाग शेष रह जाता है, तो ये एक पुल जैसा नजर आता है, इसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। उसके बाद है चूर्णकूट, हम्स। चूने के प्रदेश में अधिकांश शैलें घुलन क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है। क्या होता है? चूने के प्रदेश में अधिकांश शैलें हैं जो घुलन क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है। ठीक है? इसी को ही बोल रहे हैं हम चूर्णकूट। अब हम पढ़ेंगे इसमें निक्षेपात्मक स्थल रूप, डिपोजिशनल रेनफॉर्म्स। इसमें है पहला आश्चुताश्म स्टेलेक्टाइट। आश्चुताश्म को स्टेलेक्टाइट भी कहते हैं, और ये कंदरा की छत से रिसता हुआ जल धीरे धीरे टपकता रहता है। हम कभी कंदरा में ध्यान से देखेंगे तो कहीं कहीं पर इस तरह की क्रिया हमें देखने को आज भी मिल जाती है
कि जैसे ऊपर से यानी कि छत से नीचे की ओर जल टपकता हुआ नज़र आता है। छत से नीचे ज़मीन की ओर जल टपकता हुआ नज़र आता है और अधिक दाब के कारण वाष्पीकरण होने पर जल सूखने लगता है। हमें पता है कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या हुआ, जल के सूखने की क्रिया होगी, ठीक है? तथा कंदरा की छत पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है। तो जो जल वहाँ से टपक-टपक के बूँदों के रूप में आ रहा है, तो वो धीरे-धीरे निक्षेप होना शुरू हो जाता है, यानी कि जमना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो वो जम जाता है तो एक स्तंभ के रूप में आकृति बन जाती है। जैसे इसमें देखो आप स्टेलेक्टाइट में एक चित्र में दे रखा है कि ऊपर छत है, छत पे से नीचे धीरे-धीरे जल रिसक रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टेलेक्टाइट, यानी कि वो जम किस तरह से आकृति बन रही है उसकी, स्तंभनुमा आकृति बन रही है। जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है ना? जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और स्तंभनुमा आकृति बना लेता है निक्षेप के कारण, तो स्टेलेक्टाइट, है ना? और जब यही क्रिया निश्चिताश्म या स्टेलेग्माइट, जब क्या होगा कि कंदरा की छत से टपकता हुआ जल फर्श पर एकत्रित होता है। देखो इस चित्र में ऊपर से जो स्तंभ बन रहे हैं उनको बोल रहे हैं स्टेलेक्टाइट और नीचे से जो स्तंभ बन रहे हैं उनको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेग्माइट में क्या होता है कि कंदरा की छत से टपकता हुआ जल फर्श पर एकत्रित होता है। भाई ऊपर से जल गिर रहा है तो नीचे की ओर गिरेगा, है ना? तो कुछ जल तो वहीं पे निक्षेपित हो रहा है ऊपर, तो उसको तो स्टेलेक्टाइट बोल रहे हैं हम, निक्षेप हो रहा है जिसको। और कुछ जल जो बूंदे-बूंदे नीचे ज़मीन पे गिर रही है, तो नीचे भी क्या होता है, टपकता हुआ जल फर्श पर एकत्रित होता रहता है, जिससे फर्श पर भी स्तंभ जैसी आकृति बनने लगती है। जो जल नीचे ज़मीन पे उसकी कंदरा की नीचे की ओर गिर रहा है, छत से नीचे गिर रहा है, वो भी बूंदे-बूंदे करके निक्षेपित होने लग जाती है। तो वहाँ पर भी एक स्तंभ जैसी आकृति बन जाती है, जैसा कि चित्र में स्टेलेग्माइट में आप देख सकते हैं कि नीचे की से ऊपर की ओर भी स्तंभ जैसी आकृति बन रही है। इसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। उसके बाद है गुहा स्तंभ। कभी-कभी आश्चुताश्म और निश्चुताश्म एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए मिल जाते हैं, तब स्तंभ की रचना होती है। जब ये आश्चुताश्म और निश्चुताश्म, जब ऊपर के स्तंभ और नीचे के स्तंभ ए, जब बढ़ते रहते हैं और बढ़ते हुए आपस में मिल जाते हैं, तो कौन सी आकृति बनी है? गुहा स्तंभ की। तो वो एक पिलर जैसे बन जाते हैं कि कई स्तंभ हो, तो इसी को एक गुहा स्तंभ कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर करें और धन्यवाद।